आज हम क्लास 9th का स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल ऑर्गेनिल जिसमें आपके क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपार्टस, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारे टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। In 1665, Robert Hooke, an English scientist, saw cells in a thin slice of cork with his crude microscope। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कब की थी? इन 1665। आपको पता है बच्चों, आजकल 20 क्वेश्चन MCQ के आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो MCQ के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ सेल? व्हेन रॉबर्ट हुक डिस्कवर ऑफ सेल। तो कब की? 1665 में। और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ही ऑब्जर्व ए हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम देम एज सेल्यूली और सेल्स। तो सबसे पहले उन्होंने इसको सेल्यूली सेल नाम दिया और हनी कॉम यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर इन्होंने देखी थी। हिज डिस्कवरी इंडिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। तो रॉबर्ट हुक ने इस स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी बॉडी है वो स्मॉल यूनिट से मिलके बनी होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल इजी है डिस्कवरी ऑफ सेल्स। इन 1665 रॉबर्ट हुक इज़ द साइंटिस्ट हु वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। तो रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की क्या की थी? डिस्कवरी की थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। टू नो द हिस्ट्री ऑफ सेल। तो कुछ स्पेसिफिक साइंटिस्ट जो हम सेल की, अगर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कुछ साइंटिस्ट के बारे में। सबसे पहला साइंटिस्ट तो अभी हमने पढ़ा था, कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 में। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं अपने ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ये इनका पूरा नाम है। 1674 यानी 1674 में इन्होंने स्टडिंग लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम यानी डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो थी डेड सेल, एंड ल्यूवेनहोक ने जो डिस्कवर की थी सेल वो थी लिविंग सेल। तो ये हैं आपके सेकंड साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपके साइंटिस्ट, वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। जो सेल में न्यूक्लियस होता है, सेंटर ऑफ द सेल, या आप कह सकते हो ब्रेन ऑफ द सेल, उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। तो ये थर्ड साइंटिस्ट हैं सेल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे हम दो साइंटिस्ट हैं जिनको एक साथ पढ़ते हैं, स्लीडन एंड स्वॉन। MJ स्लीडन एंड स्वॉन जिन्होंने दी थी सेल थ्योरी। कब दी थी? 1839 में इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में एक वर्ड जोड़ा गया था, रुडोल्फ विर्चोव, जो कि नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया था कि न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम ओल्डर सेल। नई सेल का फॉर्मेशन पुरानी सेल के डिवीजन से होता है। तो ये आपके मेन साइंटिस्ट हैं जो कि हिस्ट्री ऑफ सेल्स में आपको इनकी याद रखनी है, और साथ में आपको इनकी डेट भी याद रखनी है कि कब डिस्कवरी हुई सेल की, कब लिविंग सेल की डिस्कवरी हुई, कब न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, कब सेल थ्योरी दी गई, और कब रुडोल्फ विर्चोव ने उसमें सेल थ्योरी में एक पॉइंट को ऐड किया। तो ये आपका है हिस्ट्री ऑफ सेल।
ओके बच्चों, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो सेल थ्योरी में बता दिया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने होते हैं। वेरी गुड, सेल से मिलके बने होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलके बना होगा उनको यूनिसेलुलर बोल देते हैं। जो सिंगल यानी मोर देन वन सेल से मिलके बना होगा उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। जस्ट एज ए बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ cell. Basing on the cellular organism, some organism are made up of single cell, that is called unicellular organism. For example, Chlamydomonas, it is type of a algae, amoeba and paramecium. Organism which are made up of more than a cell is called multicellular. For example, human beings. Human is a multicellular organism. Irrespective of unicellular or multicellular organism, the cell performs similar basic function for their सर्वाइवल। तो बच्चों इसमें क्लियरली यही बताया गया है कि हर बॉडी है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके बनी होती है जिनको हम बोलते हैं सेल। और सेल्स के बेस पे यानी नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। आपको एक एक दो दो इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं क्योंकि कई बार यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम गैजेट्स ऑफ स्टडी सेल्स। तो बच्चों आपको पता है कि कोई भी सेल्स है उसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता क्योंकि सेल्स होती है उसकी साइज़ नैनोमीटर में होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ आपको माइक्रोस्कोप शो किए गए हैं। आपके टीचर जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको माइक्रोस्कोप लैब में दिखाएंगे। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी seen by naked eye, they are studied with the help of microscope। तो सेल्स की जो साइज है वो बहुत स्मॉल होती है कि हम उसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसलिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप्स आर हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग fine detail of very small object. It means microscope work like as a magnifying glass। यानी ये किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कई गुना रेजोलेट करके दिखाएगा, बड़ा दिखाएगा, जिससे हम उसकी इजीली स्टडी कर सकें। देर आर टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, वन इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 100 to 1500 एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन रेंज फ्रॉम 1 लाख to 5 लाख। तो ये आपके दो कॉमन माइक्रोस्कोप है जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप बच्चों अपने इजीली प्रोवाइड हो जाता है लैब में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कम मिलता है। तो ये आपको चैप्टर के ड्यूरिंग प्रैक्टिकल में दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि सेल्स को देखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। Shape and size of cells vary, but all of these are ultimately determined by the specific function। तो हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और सेल्स की जो शेप एंड साइज़ है वो वेरी यानी डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गन के लिए या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। सम सेल्स कैन चेंज देयर शेप, कुछ सेल्स हैं वो अपनी शेप भी चेंज कर सकती हैं, जैसे कि अमीबा, फॉर एग्जांपल अमीबा, WBC। बट प्लांट एंड एनिमल हैव ऑलमोस्ट फिक्स्ड शेप। प्लांट और एनिमल की जो सेल होती हैं वो मोस्टली फिक्स्ड शेप्स होती हैं। कुछ सेल्स ऐसी हैं जैसे अमीबा की सेल्स हैं। अमीबा है आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो अपनी बॉडी को अपने
विल के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, मॉडिफाई या चेंज कर सकता है। तो वो अपनी सेल्स को क्या कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है। स्मॉलेस्ट सेल्स इन द वर्ल्ड दैट इज PPLO, माइकोप्लाज्मा की जो सेल होती है बच्चों, आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, ओस्ट्रिच सेल, एग, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल्स है। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी है, नर्व सेल्स। ए माइक्रोमीटर और माइक्रोन इज 1000 ऑफ ए मिलीमीटर। तो ये आपको सिंपल सा ये दिया गया है कि अगर आप किसी सेल्स को मेजर करते हो तो आप उसको माइक्रो में या फिर नैनो में मेजर करते हो। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6 एंड नैनो मतलब होता है 10 की पावर -9। इट मीन्स सेल है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में उसका शेप डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल एंड लार्जेस्ट सेल। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ की साइड से। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको बच्चों यहाँ पे क्लियरली बताया गया है इन दोनों का डिफरेंस। तो देख लेते हैं, यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ सेल। क्लियर है, यूनिसेलुलर है वो 1 सेल से बनकर बना होता है, जबकि मल्टी सेलुलर में 1 से ज़्यादा सेल्स होती हैं। सिंगल सेल एबल टू परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस लाइक ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स जहाँ जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना होगा उसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं लाइक रेस्पिरेशन, लाइक डाइजेशन, वो सारी एक ही सेल परफॉर्म करेगी, जबकि मल्टी सेलुलर में हर एक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट सेल्स अलग से फंक्शन करती हैं। कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो आपको पता है बच्चों एक सेल से मिलके बने होते हैं, तो उनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दी हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये आप इजीली इनको डिफरेंस इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो है हमारा सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। It performs all life function like intake of food, material, excretion, metabolism, respiration, irritability, division of labor. Cell usually possesses a number of components called cell organelle. Each cell organelle perform different function. तो यहाँ पे बच्चों आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बताया है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सेल की जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, और जैसे प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर भी एक और वॉल होती है जिसको बोला जाता है सेल वॉल। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसको कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा सेल में होता है साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा, जो आगे हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सेल है वो किससे मिलके बनी होती है, तो ये थोड़ा मैंने आपको बता दिया। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यही मेन पार्ट हैं सेल के। ए सेल इज ए टीनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शन ऑफ life. It means cells is covered by a cell membrane and it contains a nucleus and cytoplasm that is also called protoplasm. Cytoplasm contains all cell organelle like lysosome, mitochondria, ribosome etc. Okay, clear? Next, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो सेल का पार्ट आता है वो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सेल membrane. The outermost delicate elastic membranes covering of the cell that separate it contents from the external environment is called plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट सेल्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। इस चैप्टर में बच्चों आपको आगे बताएंगे कि मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। कुछ मेम्ब्रेन ऐसी हैं जो कि सब्सटेंस को एक आर पार नहीं जाने देती, कुछ मेम्ब्रेन ऐसी हैं जो सभी को जाने देती हैं, लेकिन जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक टाइप की सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है जो हमारी सेल के लिए बेनिफिशियल है उस सब्सटेंस को ये आसानी से क्रॉस होने देती है, जबकि जो सब्सटेंस हमारी सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए इस प्रॉपर्टी के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ ए बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड। तो किससे मिलके बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ MCQ। तो MCQ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? तो लिपिड एंड प्रोटीन। स्मॉल कार्बोहाइड्रेट आर अटैच्ड एट प्लेस्ड टू आउटर सरफेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो लिपिड एंड प्रोटीन है उसके आउटर मोस्ट साइड में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? शेप टू कंटेंट ऑफ सेल, मैकेनिकल बैरियर, सेमी परमिएबल, एंडोसाइटोसिस, रिकॉग्निशन सेंटर, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑस्मोसिस, सेल कंटिन्यूटी, modified to perform special function like absorption of microvilli। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें कुछ फंक्शन हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो अभी मैंने आपको बच्चों बताया कि आप अपने मेम्ब्रेन को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है आपकी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होगी जिससे कोई भी सब्सटेंस है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट है परमिएबल मेम्ब्रेन। बोथ सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन पास थ्रू। इट मीन्स सारे सब्सटेंस हैं वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन परमिएबल टू सोलवेंट बट प्रिवेंट सोल्यूट पैसेज। इट मीन्स सेमी परमिएबल क्या होगा? जिसमें हाफ ऑफ सब्सटेंस तो क्या कर पाएंगे? क्रॉस कर पाएंगे और कुछ सब्सटेंस हैं वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसमें पहले से फिक्स होते हैं कि सोल्यूट है वो
क्रॉस नहीं कर पाता, सोलवेंट क्रॉस कर पाता है, इट मीन्स यहाँ पे सिलेक्शन कोई नहीं है। और नेक्स्ट है आपकी सेलेक्टिव परमिएबल, जिसमें आपको पता है कि सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को क्या किया जाता है, क्रॉस होने के लिए पैसेज प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये आपके 4 टाइप ऑफ मेम्ब्रेन हैं। इजी है आपका, इसमें 1 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब जो मेम्ब्रेन है जहाँ से क्रॉस होता है कोई भी सब्सटेंस, तो वो किस टाइप से होता है, तो 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास। वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट। इट मीन्स अगर किसी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और अगर किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रांसपोर्ट में तो हम उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास परफ्यूम है और आपने किसी भी कमरे के एक कोने में परफ्यूम को डाल दिया, तो क्या उस परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे कमरे में हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या वहाँ पे हमने कोई फोर्स लगाया? नहीं, वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट था। वहाँ पे अपने आप ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर परफ्यूम है वो मोशन करता है। जबकि मान लीजिए कि आपके घर के एक कोने में बाइक खड़ी है और आपको उसको दूसरे कोने में ले जाना है, तो आपको उस बाइक को खड़ा करना पड़ेगा। तो आपने अपनी एनर्जी क्या की? यूज की। तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है। बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक नया वर्ड, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आपको 2 डेफिनेशन ध्यान रखनी है। वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अदर इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका देयर आर 2 टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसी बेस पे फंक्शन करती है। वन इज डिफ्यूजन एंड अदर इज ओस्मोसिस। तो बच्चों डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस के बारे में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुका हूँ। डिफ्यूज़न क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है वो मूवमेंट कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी, तो उसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ओस्मोसिस में क्या होता है? अगर कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट कर रहा है लेकिन वहाँ पे बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। सम फंक्शन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन लाइक हेल्प इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि हमने ऑक्सीजन को इंटेक किया, ऑक्सीजन इंटेक करने के बाद हमारे लंग्स में जाती है, आपको पता है। अब जहाँ भी लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन की अमाउंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब किसी भी सेल को अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से अपने आप ऑक्सीजन उस सेल तक पहुँचेगी, यानी अपनी बॉडी में डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती रहती है। इसके अलावा ओस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउड टू डिफ्यूज। डिफ्यूजन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैस बिटवीन द सेल एंड देयर इन्वायरमेंट। ट्रांसक्रिप्शन इज डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन आप सभी को पता है, लूज ऑफ वाटर बाई प्लांट्स जो वाटर को लूज करते हैं बाई स्टोमेटा, that process is called transcription, and transcription is also a type of movement of diffusion। यानी ट्रांसक्रिप्शन भी डिफ्यूजन का ही एक
टाइप है। फ्लावर स्प्रेड अरोमा थ्रू आउट डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल फॉर पोलिनेशन। तो आपको पता है कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन के लिए पोलिनेशन की प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे कोई भी एनिमल्स बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लावर पे बैठते हैं, वहाँ से जो स्टिग्मा होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, वो उनके पैरों में चिपक जाता है और वो दूसरे फ्लावर तक पहुँच जाता है। तो वो जो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी फ्लावर क्या करते हैं, अरोमा लाइक आप कह सकते हो परफ्यूम है, उसकी स्मेल को वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो वो भी कौन सी प्रोसेस है, डिफ्यूजन। देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, ओस्मोसिस आपको बता दिया गया। ओस्मोसिस इज लाइक डिफ्यूजन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एन सब्सटेंस move from its high concentration to its low concentration with या कह सकते हो अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर कोई मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की ओर, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओस्मोसिस। ओके, यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जांपल भी दे रखा है, आपको दो बीकर दे रखे हैं। जैसे सिंपल मैं आपको अगर अलग से बनाऊं, मान लीजिए इसमें हमने क्या कर दिया, एक पाइप लगा दिया और इसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, यानी इसको फुल कर दिया, और इसमें वाटर की अमाउंट कम है। अब आपको पता है अगर यहाँ पे हम एक मेम्ब्रेन लगा दें तो वाटर है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, बड़े वाले से छोटे वाले में जाएगा, जब तक कि इनका लेवल क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू कहाँ मूवमेंट हो रही है, लो कंसंट्रेशन। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफ्यूजन इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओस्मोसिस इट टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम, यानी ओस्मोसिस केवल लिक्विड सब्सटेंस के लिए है, जबकि डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओस्मोसिस रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इट डज नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट on the two side of the membrane. Different substance diffuse independent of one another, only solvent undergoes diffusion. Diffusion is not much influenced by the presence of other substance, it is influenced by the concentration and type of solute particles. तो कई बार दो चार आपको डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है, इजी आपको समझ में आ गया होगा, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है सॉल्यूशन, टाइप ऑफ ओस्मोटिक सॉल्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम साइड। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, देयर आर 3 टाइप ऑफ ओस्मोटिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक solution. Hypotonic solution which has an osmotic concentration lower than another solution. Isotonic solution, the solution has an osmotic concentration similar to another solution. And hypertonic which has an osmotic concentration higher than that of another solution. It means अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है तो हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक बीकर में पानी लिया और उसमें आपने एक डाल दी किशमिश। तो अब आपको पता है कि ओस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो आप अगर इसको कुछ समय तक रखोगे तो किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इस बेस पे हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ ओस्मोसिस। वन इज एंडोस्मोसिस एंड
एक्सोosmosis। एंडोosmosis अगर पानी सेल के अंदर इंटर कर रहा है, जैसे अभी हमने किशमिश वाला एग्जाम्पल लिया, तो वो एग्जाम्पल हम लेंगे तो उसमें क्या होता है, किशमिश के अंदर प्रवेश कर रहा है, यानी वो क्या है, एंडोosmosis। और अगर वाटर है वो सेल के बाहर इंटर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सोosmosis। ओके, तो यहाँ पे बच्चों आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि ओस्मोसिस के बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं। अगर सेल और बाहर का जो सॉल्वेंट है उनकी कंसंट्रेशन सेम है तो हम उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल के अंदर जो आपका कंसंट्रेशन है वो कम है, बाहर की ज़्यादा है, तो हम उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अगर बाहर की कंसंट्रेशन से सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है इट मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वहाँ एक्सोosmosis होगा। और अगर सेल से बाहर कोई भी लिक्विड आ रहा है तो वहाँ पे एंडोosmosis होगा। तो आपके पास सॉल्यूशन के जो टाइप हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम साइड से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है सेल वॉल। हमने सेल के बारे में डिस्कवरी पढ़ ली, सेल के बारे में ये पढ़ लिया कि सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें कैसे कैसे मूवमेंट हो सकती है, डिफ्यूजन ओस्मोसिस हो सकती है। फिर हमने ओस्मोसिस को डिस्क्राइब कर लिया। अब हमारा जो दूसरा मेन ऑर्गन है वो आता है सेल का सेल वॉल। सेल वॉल है वो हर किसी सेल में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ सेल्स में प्रेजेंट होती है। जैसे कि एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंगाई एंड प्रोकैरियोट्स इज कॉल्ड सेल वॉल। तो सेल वॉल है वो प्लांट सेल, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। और जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट साइड में। मेडअप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, फंजाई सेलुलोज एंड काइटिन इन फंजाई। इट मीन्स आपका जो फंगी है उसमें ये काइटिन की बनी होती है और प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो मेडअप ऑफ होते हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनल किससे बना है, ये एमसीक्यू की साइड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि वो लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी थी। यहाँ पे हमने देखा कि प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी है और फंगी जो फंजाई है उसकी सेल वॉल है वो काइटिन से मिलके बनी है। एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग। तो अगर इसकी सेक्शन क्रॉसिंग करेंगे तो इसमें लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटीन भी पाया जाता है। ए सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड मिडल लेमिला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेक्टिव सेल। सेल वॉल पोजेस स्मॉल पोर्स थ्रू विच एडजेक्ट सेल रिमेन कनेक्टेड कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। तो जो आपकी सेल वॉल है उसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिससे ये कनेक्टेड रहती हैं सेल वॉल, उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये सेल वॉल के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। सेल वॉल का रोल क्या होता है, सेल के लिए क्या फंक्शन करती है, तो ये प्रोवाइड शेप ऑफ द सेल, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस ग्रोथ ऑफ द सेल, यानी किसी भी सेल की ग्रोथ कितनी होगी ये किस पे डिपेंड करेगा कि सेल वॉल की ग्रोथ कितनी हुई है। सेल वॉल प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोosmosis। तो एंडोosmosis अभी हमने देखा था कि किसी सेल के अंदर अगर इंटर कर रहा है तो उसको एंडोosmosis बोलेंगे। अब एंडोosmosis की प्रोसेस के ड्यूरिंग सेल फट नहीं जाए इसके लिए भी प्रिवेंट करती है सेल वॉल। एबिलिटी टू विदस्टैंड ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है सेल में प्रोटेक्टिंग का, प्रोटेक्ट करती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है और एंडोosmosis की प्रोसेस के प्रिवेंट करती है ब्रस्टिंग से। कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकर इन प्लांट एंड एनिमल बोथ सेल, लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। यहाँ पे हमें पता लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल एंड इनसाइड इन प्लांट। रिजिड एंड थिक, जो सेल वॉल होती है वो कठोर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल एंड थिन होती है। जो आपकी सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है, यानी उसमें से सभी को अलाउ करती है सब्सटेंस को, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देख लिया सेलेक्टिव परमिएबल होती है। फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सेल्स, होल्ड सेलुलर कंटेंट एंड कंट्रोल ऑफ पैसेज मटेरियल। तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों सेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे देखा जाता है, साइज क्या होती है, शेप क्या होती है। फिर हमने इसके दो पार्ट पढ़ लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन क्या है, किससे मिलके बना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इसका मेन फंक्शन है, वो कैसे होता है। सेल वॉल का फंक्शन क्या है और सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस हैं। बाकी के ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आपको इसमें MCQ बनाने हैं, जितने MCQ आपसे हो सकें। मैंने आपको बताया कि MCQ आप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम में 20 नंबर के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के आने लगे हैं। तो इसमें से आप जितने हो सके वो MCQ बनाएं। बाकी का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।